एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी सी शादी हो रही है। जी अंबानी जी की प्री वेडिंग हो रही है। बिल्कुल शादी भी नहीं, प्री वेडिंग हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो 2-4 दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि सब लोग जामनगर में ही है, इंडिया पूरा। तो जी, उसमें क्या मिस्ट्री है? सबसे पहले समझते हैं कि जितनी चीज़ें आप रईसों के देखते हो वो कुछ नहीं, एक पीआर स्टंट होता है। शुरुआत के तौर पे बताएं। अब आप बोलोगे इतना पीआर करने की क्या जरूरत है भैया, 1000 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को आके नचवाया जा रहा है, रिहाना ताई आ रही है वो नाच रही हैं, फिर उसके बाद आप एकॉन ताऊ को लेके आ रहे हो, नचा रहे हो, स्मैक दैट करवा रहे हो, क्यों? सिंपल सा आप एक चीज़ समझिए, आज से कुछ महीने पहले चलते हैं, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। इनके सुपुत्र जो थे वो मिठाई बांट रहे थे, एक वृद्ध इंसान आते हैं, वो उनके पैर छूते हैं, और उस समय पे वो बिल्कुल इस तरह से हाथ रख के अरे कोई नहीं ऐसे करके एक अलग एटीट्यूड दिखाया। उसके बाद काफ़ी सारे जगह पर ये चर्चाएं हुई हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े नेटवर्क्स में चर्चा हुई थी कि भाई साहब ये किस प्रकार के विचारधाराएं हैं। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन और उनके घर पे अगर इस तरह के आचार विचार देखे जाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले मैंने शायद पहले भी आपके पॉडकास्ट पे हिंट देने की कोशिश करी है। एक हादसा हुआ था जिसमें कहा जाता है कि रातों रात अखबारों से उस हादसे के टिप्पणियां हटा दी गई हैं। जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एस्टन मार्टिन मैंने कह दिया है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो पॉइंट ये था कि अचानक से क्या होता है, आप इस चीज़ को ऐसा समझिए, आने वाले समय में उस कंपनी का बागडोर कौन संभालेगा? क्योंकि एक व्यक्ति किसी न किसी समय पे रिटायरमेंट लेंगे, बच्चों को संभालना है। बच्चों की इमेज अगर अच्छे से नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा? तो पहली चीज़ है, ये पीआर एक्टिविटी खतरनाक से होती है। इसको अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत कम लोग करते हैं, तो कुछ कुछ पोस्ट जहाँ पर खुल के स्टार्टिंग से ये चीज़ करी जा रही थी, उसमें ऊपर गलती से प्रमोटेड लिखा हुआ था, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था। बाद में शायद बोला गया था कि ये हटा दो, इसके लिए डबल पैसे शायद मिले होंगे, हमको नहीं पता। तो इस तरह से चीज़ हुई। तो पहली चीज़ तो हो गई पीआर। पीआर को काफ़ी स्ट्रैटेजिकली किया गया है। सबको लगता है कि अरे ये तो फालतू का खर्च कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अगर एक व्यक्ति अपने नेटवर्थ का केवल 0.1% खर्च करता है शादी में, तो उसने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली वही चीज़ अंबानी साहब ने करी है। वहीं पर एक आम आदमी क्या करता है, अपनी पूरी जमा पूंजी का 40% खर्च कर देता है, 50%, और कुछ लोग तो पूरा ब्याज में करते हैं। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इसका बिजनेस एंगल समझिए। रिहाना जी को क्यों बुलाया गया यहाँ पे? रिहाना जी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि रिहाना जी का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है उसके इंडियन वर्जन में इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का। एकॉन को क्यों बुलाया गया? एकॉन इतना बड़ा ग्लोबल स्टार है कि भैया जब एकॉन को इधर बुला लिया, मतलब ये किसी को भी बुला सकते हैं। रिहाना वॉज द सेम पर्सन जिनने बहुत गलत तरीके से हमारे देश के फार्मर प्रोटेस्ट पे कुछ टिप्पणियां करी थी, और उसी व्यक्ति को इन्होंने अपने इशारों पे नचा दिया। तीसरी चीज़, आप देखा होगा कि इनके बेटे सपुत्र जब भी मिल रहे हैं बड़े बड़े लोगों से, तो उनकी घड़ी बार बार फ्लैश करवाई जा रही है। पता नहीं अचानक से मीडिया उनकी घड़ी क्यों पकड़ रही है। एक 18 करोड़ की घड़ी है, एक 10 करोड़ की घड़ी है। पहली चीज़ है, दिखाया जा रहा है वी हैव पावर। बड़े बड़े लोग भी हमारे सामने झुक रहे हैं। आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ब्लैक रॉक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, जेपी मॉर्गन, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के सीईओ यहाँ पर आए हुए हैं। ये वो कंपनीज है जिनके साथ, या तो फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो भैया ब्लैक रॉक को बुलाने की क्या जरूरत है? जियो फाइनेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उनके साथ इनका एक मर्जर की बात चल रही है। ये दोनों साथ में मिलकर म्यूचुअल फंड लाने वाले, सोचिए वो कितना बड़ा हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि आम आदमी के लिए लग रहा है कि ये केवल खर्चे कर दिए, ये कर दिए। इसको अगर बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक्सपेंस शीट में जाता है, उसका डिडक्शन ले लिया जाता है। अगर इसको नेटवर्क के इससे दिखाया जाए तो दिखाया जाता है हम पावरफुल कितने हैं। और अगर एक और इंटरेस्टिंग इंसान इनकी शादी में आए थे, अंबानी की शादी में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आए थे वो थे गौतम अडानी। लोग ये सोच के दंग हो गए थे कि भाई साहब इतना भाईचारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहौल बना के रखते हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये कैसे हो गया? बिकॉज लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता कि जब डुनडुन का रिपोर्ट आया हुआ था, जिसके बारे में हमने अगेन एक पार्ट पर चर्चा करी हुई है, डुनडुन का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक किसने उठाया था? जाके चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा। ऑल्दो मैंने इस चीज़ में बता दिया है, बट सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पे, अब वो पब्लिक फाइलिंग पे आपको दिख जाएगी उस समय पे कौन उठा रहा था। तो भाई साहब आप लोगों के लिए ये तू मैं वाली फाइट होती है, इन लोगों के लिए इट इज़ बिजनेस। तो यही बिजनेस के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अरुण जी एक चीज़ समझिए कि ये बिलियनर्स का पूरा गेम ही अलग चलता है। एंड बिकॉज आपने शादियों की बात करी तो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके जितने लोग देख रहे हैं वो मेरे को अगर प्रूव कर सकते हैं कमेंट्स में रॉन्ग प्रूव कर दें, ठीक है? मॉडर्न डे बिलियनर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप्स।
हिंदी में अगर कहूँ, सबसे ज्यादा मॉडर्न डे बिलियनर्स का डाइवोर्स होता ही होता है, और ये इतिहास गवाह है। आप पूछोगे कैसे? मैं इतिहास के विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को सारे बिलियनर्स के लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि उनने जो उखाड़ा है वो बहुत लोग नहीं कर सकते इन देयर लाइफ टाइम। बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। आप बोलोगे अरे तू विदेशियों के साथ कंपेयर मत कर भारत, तो मैं भारत से शुरू करता हूँ फिर विदेशियों पे जाता हूँ ना, चलेगा? तो भारत से अगर मैं शुरू करता हूँ, भारत के अगर बिलियनर की बात करें, निखिल कामत जी जो सेल्फ मेड बिलियनर हैं, ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं, वो खुद डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं। कुणाल शाह जी, अगेन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, क्रेड आपने नाम सुना ही होगा, उसके मालिक, ही हैज फाइल्ड फॉर डाइवोर्स, काइंड ऑफ सेम। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, इंडिया के तुमने बता दिया, बाहर के बता दो। बाहर भाई रिचेस्ट लोगों की बात करते हैं, जेफ बेजोस, ये तो चर्चे पे ही थे, डाइवोर्स ही हैं। उसके बाद आप बोलोगे बिल गेट्स ने भी फाइनली डाइवोर्स ही है। आप बोलोगे अरे ये सब तो चलता है, आप बॉलीवुड में जाके झांक के देखिए ना, आपको क्या दिख रहा है? ऋतिक रोशन, किसी ने सोचा था बचपन का प्यार कहते थे, बट स्टिल फाइल फॉर डाइवोर्स। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खुश है कि उदास है, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ डाइवोर्स है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों? सिंपल सी बात है, एक बिलियनर का माइंडसेट इतना ज़्यादा ओपन रहता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है मॉडर्न डे बिलियनर का, कि उसके पास उतना समय नहीं होता कि वो रिलेशनशिप को समय दे पाए, और इसी चक्कर में कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दे सैक्रिफाइस रिलेशनशिप्स। तो विदेश की बात कर ली हमने, मैरिजेस की बात कर ली, कोई शेयर मार्केट में ऐसी कहानी हो जो नई हो? हाँ, तो अच्छा, एक ऐसा किस्सा है जो शायद आप लोगों के ऑडियंसेस को नहीं पता होगा, लेकिन उनको लिए होमवर्क तो है। ये लोग अब खुद जाएंगे, सर्च करेंगे ये व्यक्ति का नाम क्या है। इतना तो कर सकते हैं, आपको लगता है कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी तक करके हैं, तीसरे में भी कर देंगे। मेरे को इस पे थोड़ा डाउट है, बट चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पूरे लेजिट कहानी है। तो एक किस्सा है, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति शेयर बाजार का, वो एक 250 साल पुरानी बैंक, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 250 साल पुरानी बैंक जो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार करती है, उसको रातों रात डुबा देती है। जानने में हैरानी होती है। वेल, ये कहानी शुरू होती है बाहर से। एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है अपनी लाइफ से, एम्बिशियस रहता है, उसको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी रहती है, और ये व्यक्ति पहुंच जाता है सिंगापुर में उस समय की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में वो अप्लाई करता है। वहाँ पर वो नौकरी करने की कोशिश करता है। नौकरी करते करते उसको दिखता है कि भैया सिंगापुर के जो ट्रेडिंग फर्म है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन बिकॉज ये नया होता है ना, नए न्यू कमर्स को आप डायरेक्ट तो भेजेंगे नहीं कि भैया तुम बड़े बड़े जाके ट्रेड करो। तो इस व्यक्ति को बोला जाता है काम करो भाई, तुम पहले सीखो, ये डॉक्यूमेंट लिखो, ये सारे साइन वाइन करो, ये सारी चीज़ें करो। तो वो बंदा ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका इंप्रेशन अच्छा जमने लगता है, जिसके चक्कर में धीरे 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 वो एडवांस करने लगता है, और एडवांस करते 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 उसको फाइनली ट्रेडिंग फ्लोर में घुसने का मौका मिलता है। ट्रेडिंग फ्लोर देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम पुराने जमाने में जाएं, या आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने स्कैम मूवी में देखा है, स्कैम मूवी में क्या होता है, फ्लोर होता है, लोग चिल्ला चोट करते हैं। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली में आया है विदेश से। अच्छा, विदेश में यही होता था, पिट बोलते थे, पिट। तो इस पिट में आके सब शोर शराबा करते थे, ये सारी करते थे, ट्रेड करते थे, उंगली दिखाते थे, और उसके हिसाब से वो ट्रेड करते थे। अब यहां पर क्या हो गया कि ये व्यक्ति को भेजा गया कि भाई तुम वहां पे जाके धीरे धीरे ट्रेडिंग करो, और स्टार्टिंग से इसका नसीब अच्छा था, लक अच्छा था, जिसके चक्कर में इसके कुछ ट्रेड्स अच्छे चल रहे थे, तो इसके इंप्रेशन जमी। इस बार इसके फाउंडर्स ने, ओनर्स ने बोला कि काम करो, तुमको हम परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तुम जाके यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करो सिंगापुर में, तुम्हारे अंदर हम कुछ बंदे भी दे रहे हैं। बंदे मतलब जैसे टीम मैनेजर हो गया, टीम मैनेजर के अंदर 3-4 बंदे दे दिए, बोले तुम जाके यहाँ पे ट्रेड करो। वो बंदे ने शुरू करी ट्रेड। अब इसके साथ क्या होता है, देखिए बैंक्स के पास क्या होता है, एक सिंपल सा आप समझिए, बैंक्स के पास सेविंग्स अकाउंट्स होती हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपके और मेरे जैसे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये पैसा आप और मैं कभी भी, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके अकाउंट में अगर आज 50 करोड़ रुपए हैं, तो वो 50 करोड़ रुपए आपको नंबर दिख रहे हैं। कभी भी आपने ऐसा तो किया नहीं कि वो पूरे 50 करोड़ इन कैश देखेंगे, वो आपको अकाउंट में नंबर दिख रहा है। तो और कोई भी व्यक्ति मतलब 1 in 1 करोड़ व्यक्ति होगा जो पूरा का पूरा कभी एक दिन में निकालता, कोई नहीं निकालता, करेक्ट, उसमें भी अलग प्रोसेस रहता है। तो बैंक्स क्या करती है, इस पैसे को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करती है। तो यहां पर वो बैंक क्या कर रही थी कि भैया हमारे पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, तुम अगर 1 रुपए का ट्रेड कर सकते हो उसकी जगह 4 रुपए का ट्रेड करो, मतलब एक्स्ट्रा पैसे से वो ट्रेड करो। वो बंदा ट्रेड करना शुरू करता है, वो करता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर एंड ऑप्शन है खतरनाक चीज। अब क्या होता है, ट्रेड करते 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 उसके टीम में एक लड़की होती है जिसने कुछ गलत ट्रेड ले लिया होता है, जिसके चक्कर में 8 करोड़ का नुकसान एक लड़की एक दिन में कर देती है। अब भाई ये टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी अंदर अगर एक लड़की है जिसने 8 करोड़ का नुकसान किया हुआ है, तो बॉस तो आपको ही गाली देगा ना, लड़की को थोड़ी बोलेगा।
तो ये आ गए टेंशन में। अब ये दुविधा में पड़ गए, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। और इसी दुविधा के साथ चलते 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 ये पहुंच गए अकाउंट्स टीम की लड़की के पास। उनके अकाउंट्स टीम में केवल एक लड़की रहती थी। तो इन्हें बोला यार, लड़की ने देख लिया और लड़की चाइनीज़ थी। तो लड़की ने बोला यार क्या हो गया, मतलब तुम इतना टेंशन में क्यों हो। तो बोले यार एक बहुत बड़ा घपला हो गया है। बोले क्या। बोले एक्चुअली में हमारी टीम में एक लड़की है, उसने 8 करोड़ का नुकसान कर दिया। हमारे पास सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट का एक साइकिल होता है, हमारे पास सेटलमेंट करने के लिए पूरा 1 महीना बचा हुआ है। लेकिन आज के आज अगर मैं बॉस को बताऊंगा तो वो तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहती है तुम इसको डेबिट अकाउंट में क्यों नहीं डाल देते। ये बोलते हैं ये क्या नई चीज आई है। तो फिर वो चाइनीज लड़की एक प्रोसेस बताती है। बोले देखो क्या होता है कि काफी सारे बैंक्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें से कुछ पैसे बहुत लेट आने वाले रहते हैं, कुछ होते हैं, तो उसके लिए एक डेबिट अकाउंट, अलग अलग नाम रहते हैं, वो अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शंस को डाल दिया जाता है और जैसे ही महीने भर बाद वो पेमेंट आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट काट के वो जीरो हो जाता है। तो बेसिकली वो सोचता है कि बोले ये तरीका अच्छा है, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो ये 8 करोड़ का नुकसान मैं अभी इसमें लगा देता हूँ और उसके बाद जैसे ही पैसा बनेगा मैं निल कर दूंगा, मंथ के एंड में सेटलमेंट में अपने बॉस को भेज दूंगा कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये अकाउंट खोलता है। तो लड़की से पूछता है मैं क्या रखूँ इस अकाउंट का नाम। तो बोले, अब लड़की बोलती मैं क्यों बताऊं भाई। तो बोले आप बताओ तो सही। तो 5 9 रखता है वो, 9999, क्योंकि 9999 न्यूमरोलॉजी का तो मेरे को नहीं पता, बट चाइनीज में उस वो लड़की उनको समझाती है कि इसको कुछ लकी नंबर कहा जाता है। ये शायद आप बेहतर जानते होंगे, तो मेरे बाद आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं। तो वो 9999 पे अकाउंट बनाता है और उसके बाद वो 8 करोड़ का डाल देता है। 3-4 दिन में वो पैसा रिकवर हो जाता है और लोग प्रॉफिटेबल आ जाते हैं। इस चीज से वो निकल गया। उस महीने 1 महीने के अंदर ही 8 करोड़ नेगेटिव में थे वो लोग और उसी महीने के एंड में 14 करोड़ के पॉजिटिव में एक ट्रेडर आ गया। आप समझिए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन आदत अब बिगड़ गई है। शेर के मुंह में खून लग गया। और वो तरीका भी उन्होंने ढूंढ लिया है। अगले बार बड़े सौदे लिए हैं कुछ महीने बाद, इस बार ये बंदे ने खुद ने लिए हैं और इस बार फटका पड़ा है 100 करोड़ का। पर ये जाता है बंदी के पास कि ये डाल दो यार, मैं तो सब निकाल लूंगा। उसको शायद ये नहीं पता था कि अब ये बहुत बड़ा लूप बनने वाला है। वहां पर जो सारे कंपनी वाले यूएस में बैठे हैं, जितने भी टेक्सास में बैठे हैं, उनको लग रहा हो यार बंदा क्या बंदा है यार, क्योंकि हर दिन रिपोर्टिंग बोल रहा है सर आज 2 करोड़ बने, आज 20 करोड़ बने, आज 40 करोड़ बने। उसके प्रॉफिट देख देख के पूरे बैंक वाले बोनस बांटे जा रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके भी बोनस बढ़ रहे हैं। सारे मैनेजमेंट वाले अरे हमारे पास तो एक ट्रेडर आ गया, वो तो खतरनाक बना रहा है। धीरे धीरे वो नुकसान बढ़ रहा है, 200 करोड़ हो रहा है, 150 करोड़। इसने बोला भैया ये अकाउंट चलने दो, ठीक है। महीने दर अब ये बैंक 250 साल पुरानी है, तो पैसे की कमी नहीं है। बाय द वे आपको बता दूं, ब्रिटेन की जो रानी था उनका भी अकाउंट इसी बैंक में था, ठीक है। लोगों को गेस करना पड़ेगा इस ट्रेडर का नाम और इस बैंक का नाम, तो मैंने इसलिए ये भी हिंट दे दिया। तो भाई ये सिलसिला चलता रहा। इस बंदे ने फिर से रिकवरी कर ली, शादी ब्याह कर लिया, बढ़िया, अब तो आलीशान है, बोनस पे बोनस मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं, बट वो अकाउंट नुकसान पे ही चल रहा है। अब इसने धीरे धीरे ये अब इसके नुकसान एक स्कैम का रूप लेने वाली है। स्कैम का रूप कैसे लेने वाली है कि ये अब मंथ एंड में जो इसको रिपोर्ट भेजना रहता है सिंगापुर से, ये फज करके भेजता है। फज मतलब फज इन द सेंस, कोई भी बैंक अकाउंट वाला इस पे इतना भरोसा करते हैं कि वो लोग अकाउंट बैलेंस ही नहीं देखते कि क्लाइंट्स का पैसा उड़ता जा रहा है। ये उन क्लाइंट्स का पैसा यूज करने लग गया जो 10-10 साल 5-5 साल तक अपने अकाउंट को छूते ही नहीं है। जैसे होता नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके 3 अकाउंट है, 2 आपके बहुत एक्टिव ट्रांजेक्शन होगा, एक में पड़ा रहता है, पैसा पड़ा रहता है सेविंग्स का। तो इसने पैटर्न देख लिया कि भैया ये लोग तो छूते ही नहीं है, जब तक सोचेंगे तब तक अपन करा के कर देंगे। जो 2-2 3-3 साल तक कोई छू नहीं रहा, उनके पैसे उड़ते जा रहे हैं। बैंक वालों को इतना भरोसा, अरे भैया तो अपना बंदा बोनस पे बोनस मिल रहा है, लोग सब खुश है, टॉप मैनेजमेंट वाले ये हैं। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ये प्रॉफिट पे भी निकल गया। कायदे से उसको रुक जाना चाहिए था, बट एक फाइनल नेल इन द कॉफिन होने वाला। अब क्या हो गया कि एक फाइनल जब उसने सौदा लिया, ये हर जगह पर ना एक र्यूमर फैलने लग गया कि पूरे पिट में एक कोई सीक्रेट ट्रेडर है जो अरबों का धंधा करता है और दिन में सारा मार्केट को हिलाता है। उधर का हर्षद मेहता समझ लो आप। तो बोले भाई कौन है, कुछ को डाउट हुआ, भाई तू है ना। बोला अरे मैं गरीब इंसान कहाँ करूंगा। अब उस दिन क्या हो गया, उस बंदे ने सौदे लिए 300 करोड़ के नुकसान में, ठीक है, 400 करोड़ का नुकसान, 500 करोड़ का नुकसान, 1000 करोड़ का नुकसान, ठीक है। अभी बैंक का नेट फ्लो, मतलब बैंक के पास 12,000 करोड़ है, ठीक है। कितना है? 12,000 करोड़। इसने 1000 करोड़ तक निपटा दिए। अब इसने सोचा भाई
अब मेरे को कोई बड़ा सौदा लेना पड़ेगा इसको रिकवर करने के लिए। तो सारे के सारे अकाउंट के पैसे लगा के उसने पता है क्या किया, उसने टोक्यो मार्केट के सारे शेयर्स इंडेक्स के उठा लिए, इंडेक्स उठा लिया बेसिकली, शेयर्स तो नहीं इंडेक्स उठा लिया। क्यों? उसने बोला कि ऑलरेडी मार्केट इतना गिरा और कितना गिरेगा, इधर से तो उठना ही है। अब वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोग अपनी किस्मत गधे के कुछ से लिखवा के आते हैं, तो यही चीज इसके साथ हुई थी। वीकेंड आया, वीकेंड में न्यूज चैनल्स पे एक खबर आई, खबर ये आई कि टोक्यो के इतिहास में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। और अब इसकी हालत टाइट, मार्केट खुलते ही जो 1000 करोड़ का नुकसान था वो 6000 करोड़ का है। उधर इसके बॉस लोग सोच रहे कि इस साल और बड़ा बोनस आएगा, उनको पता नहीं बैंक आधे तो पैसे गवा चुकी है। अब ये बंदा क्या करता है, अपनी बीवी को फोन करता है कि भाई साहब आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, चल अपन चलते थाईलैंड। पता नहीं थाईलैंड क्यों जा रहे थे, बट थाईलैंड निकल लिया। ये लोग सब कुछ बोरिया बस्तर बंद करके फोन फेंक के निकल गए। इनने सोचा इतनी बड़ी बैंक है रिकवर कर लेगी, निकल जाएगी। पर अगले दिन अखबार में ये लोग क्या पढ़ते हैं कि दुनिया की ये सबसे पुरानी बैंक खत्म हो गई। अब ये सोचा ये कैसे हो गई, अपन ने तो 6000 करोड़ के नुकसान किए, 12000 करोड़ का तो कैपेसिटी था ना उसके पास। मजेदार किस्सा ये है, इन्होंने ऑप्शंस लिए थे और ये ऑप्शंस क्लोज करना भूल गए थे। तो बेसिकली वो 5000 करोड़ तो तब का नुकसान था, पोजीशन तो खुली हुई थी, मार्केट और नीचे जा रहा था, तो वो पूरा का, और इन्हें सारे क्लाइंट के पैसे लगा दिए थे। तो जब तक ये बाली पहुंचे, थाईलैंड पहुंचे, तब तक तो इनका सारा पैसा गायब, पूरी बैंक बैंकरप्ट हो गई, बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए। ये बंदे को बाद में अरेस्ट कर लिया करा। एंड एज यूजुअल जैसे कि होता है, जो भी बंदा यूएस में बड़ा स्कैम करता है पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसके बाद वो ऑथर बन जाता है। तो ये बंदा भी ऑथर बन गया, उसके ऊपर मूवी बन गई और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। ये बंदा था बड़ा अजीब सा क्रिएशन, लेकिन ये आप लोग जाके चेक कर सकते। तो जेल नहीं है ये? जेल गए थे, 4 साल गए थे, उधर ही तो किताब लिखी। बैंक रिवाइव हुआ? नहीं, बैंक तो खत्म हो गए, खत्म ही हो गया बैंक, पूरा निपटा ही दिया ना, सारे क्लाइंट का तो पैसा लगा दिया था। बैंक सोच रही थी बोनस मिलेगा। तो ऐसे केसेस में तो क्लाइंट की तो कोई गलती नहीं थी। क्लाइंट की गलती नहीं थी। देखिए क्या होता है कि चाहे विदेश हो चाहे हमारा देश हो, हमारे इसमें जब तक कुछ एक आध बैंक नहीं निपट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे निपट नहीं जाते, तब तक नए रूल्स नहीं आते। इसी के बाद तो स्क्रूटिनी वाले रूल्स आए हैं, ये जो ऑडिट वाली चीजें आती हैं, इसलिए तो बैंक्स के ऑडिट्स आने लग गए कि भाई पता तो चले कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, इससे पहले पता ही नहीं चलते थे। तो ये तो था एक पुराना किस्सा। एक नया किस्सा भी आप चाहेंगे तो मैं बताता हूँ, उसमें तो मैं नाम बता देता हूँ। ये बंदा है बिल हुआंग करके, बिल हुआंग, ठीक है। आप बिलीव करोगे, एक ट्रेडर जो लिक्विडिटी में इलॉन मस्क से भी ज्यादा रईस था। कब की बात है? आज से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले वो इलॉन मस्क से ज्यादा रईस था। बोले अरे क्या बात कर रहा है, मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं। इलॉन मस्क की अगर बात करते हैं तो उसका 95% अटैच्ड है उसके शेयर वैल्यू के साथ, तो वो लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड और लिक्विड में लोगों को अगर समझा दूं, जो आप वर्ड देखते हो नेटवर्थ है ना, ये बहुत मिसलीडिंग है। नेटवर्थ जब आप कंपनी के शेयर होल्ड करते हो वो भी आपकी नेटवर्थ है, लेकिन कल को अगर वो कौड़ियों के भाव में बिकने लग जाए तो वो किसी वैल्यू की नहीं है। उदाहरण के तौर पर बाइजूस एक ऐसी कंपनी थी जिसका पीक वैल्यूएशन था $22 बिलियन। इसका मतलब ये नहीं था कि बाइजू के ओनर के पास $22 बिलियन है, और आज जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक, वो $450 मिलियन है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से नेटवर्थ इलॉन मस्क की ज्यादा थी, लेकिन इसके पास थे $30 बिलियन लिक्विड। $30 बिलियन कमेंट्स में आप जीरोस काउंट करके INR में कन्वर्ट करके बताइए कितने होते हैं, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहा है अभी तो अब यहाँ पे किस्सा शुरू करते हैं इस बिल हुआंग के। तो बिल हुआंग के माता पिता, तो इनके पिताजी ना वो चर्च में जो फादर होते हैं, पास्टर फादर जो भी बोलते हैं, तो वो थे, ठीक है। और इनकी माता जी भी थोड़ी रिलीजियस थी, लेकिन वो वर्क करती थी। पापा ने गरीबी देखी हुई थी, तो इन्होंने भी बचपन से गरीबी देखी हुई है कि यार घर पे खाने पीने के लिए नहीं रहता। तो इन्होंने एक चीज देख ली थी कि भाई गरीबी तभी दूर होगी जब पैसा आएगा और पावर आएगा। तो इन्होंने अपने दिमाग में लक्ष्य बना लिया था, पैसा और पावर इज समथिंग विच आई नीड टू स्ट्राइव फॉर। तो ये बंदा मेहनत करता है और उसके बाद वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में यूएस में पढ़ने जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा यूएस ड्रीम, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ये कहा जाता है। तो ये भी व्यक्ति जाते हैं। अब पढ़ने के बाद इनका फाइनेंस में बड़ी रुचि होती है। तो एक जूलियन करके एक बंदे हैं जो निकालते हैं कब्स।
कब्स जैसे टाइगर के बोलते हैं ना, कब्स होते हैं, तो उनका टाइगर फंड है, टाइगर के बच्चे, टाइगर के बच्चे, एग्जैक्टली तो इनका टाइगर का फंड है, टाइगर फंड इनकी कंपनी का नाम था, जूलियन जी का। और ऐसा माना जाता है कि एज ऑफ नाउ, तो बाय द वे एक क्विक फैक्ट आपके दर्शकों के लिए बता देते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं पता कि टाइगर फंड के ओनर जूलियन के ही 20 मेंटीज हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े फंड्स चलाते हैं, हेज फंड्स चलाते हैं, एग्जैक्टली एक ही व्यक्ति के सारे मेंटीज है। आप सोचिए मतलब वो बंदा क्या ट्रेनिंग दिया होगा सबको। ये बिल वैंग भी उनका एक मेंटी था वैसे। गलतियां हो जाती हैं, सारे शिष्य एकदम ब्रिलियंट तो होंगे नहीं, थोड़ा बहुत वो हो गया। तो बिल वैंग इनके बने, तो बिल वैंग से ये इतने इंप्रेस हो गए, तो बिल वैंग क्योंकि इनका साउथ एशियन थे, तो इनको ना साउथ एशिया का मार्केट दिया गया कि भाई एक साउथ एशियन फंड खोलते हैं, आप उस पर जाके ट्रेड करो। बोले बिल्कुल करेंगे। अब भाई ये साउथ एशियन का ट्रेड करते करते इनके ऊपर थोड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लग गए कि भैया इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करके इन्होंने थोड़े रिगिंग करी, तो इन पे पेनल्टी लगी और इनको रोका गया, उनकी वो वाली कंपनी बंद हो गई। लेकिन जूलियन जी को अभी भी इन पे भरोसा था कि ये कुछ तो कर सकते हैं, तो इन्होंने इनको बोला एक काम करो यार, तुम पूरी तरीके से ना सिंगापुर का मार्केट देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा हमारी कंपनी के अंडर साउथ एशियन फंड बना के देता हूँ। ठीक है गुरुजी, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल बना के दीजिए। तो इन्होंने अपना एक दूसरा फंड बनाया। अब इस फंड में इन्होंने खतरनाक ट्रेडिंग करनी शुरू करी। ठीक है, एक समय पे इसके पीक टाइम पे 4 लाख करोड़ तक की ट्रेडिंग यहां पर होती थी। 4 लाख करोड़ की ट्रेडिंग जो होती थी उसमें एक गलती कर दी इनने एक समय पे। पहले एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी, दूसरी बार क्या हो गया, आपने एक कंपनी सुनी है वॉक्सवैगन। अच्छा 2008 की हमने बात करी थी, आज से 2 पॉडकास्ट पहले किसी पॉडकास्ट में हमने बात करी है। जैसे 2008 में क्या था, लेमन ब्रदर क्राइसिस। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे हमने बात करी थी कि पूरा मार्केट गिर रहा था, सब जगह लहू लुहान हो गया था। उस समय पे किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया क्या होता कि बेच के निकल जाओ। तो इस व्यक्ति ने वॉक्सवैगन को देखा, बोला यार इससे बढ़िया और क्या होगा, इसको बेचता हूँ, वैसे भी कहाँ बचने वाली है, पूरी दुनिया खत्म ही हो रही है, यूएस मार्केट खत्म हो रहा है, इसको भी बेचते रहते हैं। तो इन्होंने बेचना शुरू किया। इनको पता ही नहीं था कि वॉक्सवैगन अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील उसी टाइम पे करने वाली है। और वॉक्सवैगन ने करा उस टाइम पे इतिहास की सबसे बड़ी डील, अभी बेच के निकल गए। ये बेचे जा रहे, शॉर्ट सेलर बन गए हैं। खरीदना तो पड़ेगा, इनके बेचने के बाद वो 5 गुना बढ़ गई। लॉस हो गया। लॉस क्या, खत्म हो गई कंपनी। इन्वेस्टर्स ने बोला भाई जब तेरे को साउथ एशियन कंपनीज को देखने बोला था तो तू क्यों यूएस कंपनीज देख रहा है, क्यों अपनी ज्यादा चला रहा है, क्यों, जब ये भी खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का कमबैक होता है ना, कुछ का नहीं हो पाता है, कुछ का होता है। किसका नहीं हो पाता वो लोग कमेंट्स में बता देंगे। तो इस बंदे ने कमबैक करा, आप बिलीव नहीं करोगे क्या सॉलिड कमबैक किया। 2012 के बाद से 7 साल में 1400 करोड़ से इन्होंने बनाए 1,40,000 करोड़ ट्रेडिंग से। अब आप बोलोगे कैसे, जानने के लिए तो इच्छुक होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए क्या है, इन्होंने अब ट्रेड करना शुरू किया स्वैप्स पर। स्वैप समझाने से पहले एक कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वेल क्या होती है आपने पता है? बड़ी वाली जो बड़ी सबसे बड़ी मछली है ना। और आपने देखा होगा कि वेल ऐसी नहीं है कि घूमते घूमते ये देखो वेल घूम रही है, ये आपको नहीं दिखेगी, बहुत रेयर आपको दिखती है। तो वीडियोस में चलिए आप लोग देख ले रहे हैं, बहुत रेयर दिखती है। करेक्ट। बट वो समुद्र के अंदर जा रही सबसे बड़ी है, जो वो बोलती है ना साइंस में, तो हमने पढ़ा सबसे बड़ी चीज है। तो ये शेयर मार्केट में भी होते हैं वेल वो चीज होती है जो पूरे बाजार को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आसपास के किसी को कानो कान खबर नहीं है। बुल और बेयर सुना था, वेल भी है, शार्क भी होते हैं। शार्क अगले पार्ट में बताएंगे। अगर 20,000 लाइक आ गए तो हम बिल्कुल इस चीज को बताएंगे। आप आपके ऑडियंस को एक बार बोल दीजिए। अरे वो कहने की जरूरत नहीं है आपका, चलिए 20,000 तो डन है। बिल्कुल देखते हैं। तो वेल में क्या हुआ कि ये बिल वैंग एक वेल थे। कैसे? तो एक स्वैप्स करके एक टूल होता है। स्वैप्स में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरुण जी के पास 1000 करोड़ है, लेट्स से क्या है, तो अगर 1000 करोड़ है, है सही है, ज्यादा है, ठीक है, कम बोल दिया है, तो मान लीजिए अरुण जी के पास है 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ ऑब्वियसली इतना बड़ा इंसान है, तो 1000 करोड़ ऐसे तो नहीं डालने वाले। तो अरुण जी क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि ये 1000 करोड़ को मैं किसी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अरुण जी क्या करेंगे, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे,
वो बोलेंगे गोल्डमैन सैक्स को बोलेंगे कि यार ये गोल्डमैन सैक्स, और एक के पास तो जाएंगे नहीं। देखो कोई भी बड़ा आदमी कभी भी सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाता है। वो तो एक आम आदमी रहता है जो सारा पैसा जमा पूंजी एक ही जमीन पे लगा देगा, एक ही स्टॉक पे लगा देगा, एक ही म्यूचुअल फंड पे लगा देगा। ये गलती सिर्फ एक आम आदमी करता है, बड़ा आदमी नहीं करता। तो वो 1000 करोड़ को बोलेगा कि एक काम करता हूँ, 200 करोड़ गोल्डमैन सैक्स को देता हूँ, 200 करोड़ जेपी मॉर्गन को दूंगा, 200 करोड़ मेरिल लिंच को दूंगा, 200 करोड़ क्रेडिट स्विस को दूंगा, 200 करोड़ इनको दूंगा। ऐसे करके वो बांट लेगा और उनको क्या बोलेगा कि भाई मेरे नाम पे स्वैप्स ले लो। ठीक है, स्वैप्स की खासियत ये है कि अब आपके बिहाफ पे गोल्डमैन सैक्स वो सारे स्टॉक्स उठाएंगे, सारी चीजें उठाएंगे, लेकिन आपका नाम कहीं पर भी बाहर नहीं आएगा। आपका नाम सिर्फ गोल्डमैन की टॉप मैनेजमेंट को पता है कि अच्छा बिल हुआंग कर रहा है, ये वाली चीजें मार्केट में किसी को नहीं पता लगेगा। मार्केट में क्या लगेगा, गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट किया है, मेरिल लिंच ने इन्वेस्ट किया है। बाय द वे आज के समय पे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा ऐसे ही होता है। हमारे देश का भी बहुत सारा पैसा केमन आइलैंड से घूम के ये गोल्डमैन सैक्स से और ये जो भी है कहाँ से, अब नाम नहीं पता, वहां से आता है। तो ये जहाँ इन्वेस्ट करेंगे गोल्डमैन सैक्स मतलब डिसाइड करता है या विल बैंक? नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं। हैं कि तो मैं उनको बताऊंगा यहाँ कर दो। बिल्कुल, जैसे इसको बहुत ही सरल उदाहरण से बोलूं, आप गए गोल्डमैन सैक्स को 200 करोड़ दिया, आप बोलोगे कि भैया XYZ ये वाले शेयरों पे इतना 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 तक क्वांटिटी एक महीने के अंदर हमको धीरे धीरे करके उठाओ। जो बेस्ट, ऑब्वियसली इनके इतना बड़ा अकाउंट दोगे तो कुछ तो फायदा देना पड़ेगा। सामने वाला आपको इंफॉर्मेशन देगा, एडवांस इंफॉर्मेशन, सामने वाला आपको बेस्ट प्राइस देगा। जैसे मान लो आप 200 रुपए में खरीदने वाले, रुक जाओ सर 160 का भाव आने वाला है एक महीने के, तो ये इस तरह का बार्टर सिस्टम हो जाएगा। Correct. वरना आप 200 करोड़ उसको क्यों दोगे? आप बोलोगे ना कि कंपटीशन तो हर जगह है, बोले मैं मेरिल लिंच को दूं, इसको दूं, इस तरह से इस जनाब ने दिया। अब देखो फाइनेंस की बात ये है ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और जैसे ही थोड़ा सा नींव हिलने लगता है ना, अचानक से याद आता है अरे भाई गलतियां तो करी हुई हैं। तो ये व्यक्ति ने ये स्वैप्स के चक्कर में, स्वैप्स में एक फायदा क्या होता है कि आपको लेवरेज ज्यादा मिलने लग जाता है। तो ये 200 करोड़ के जगह पे इधर फायदा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं, इनको 200 करोड़ की जगह 800 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने मिल रहा था। और दूसरा फायदा क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे कि लेट्स से इन्होंने, आपने 200 करोड़ गोल्डमैन सैक्स से लिए, आपने वहां से स्वैप्स ले लिए, ये स्वैप्स को जाके फिर कहीं और पे कोलैटरल रख के और वहां से स्टॉक्स उठाते थे। ये कोलैटरल पे कोलैटरल पे, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर कर करके घुमा रहे थे, और ऐसे करके ने ये 1400 करोड़ को पहले बना दिया इतना। अब इनके साथ होने वाली एक बहुत बड़ी गलती, ठीक है, ये अब लिक्विड में $30 बिलियन प्लस हो चुके हैं। $30 बिलियन लिक्विड में, मतलब अगर कल के कल इन्होंने डिसाइड किया कि भैया बस अब मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तो इनके अकाउंट में कितने रुपए होंगे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति बिल्कुल सही। अब इंटरनल के बड़े बड़े लोग जानते हैं कि भैया ये कौन है, लेकिन मीडिया नहीं जानती इनके बारे में, कोई नहीं जानता इनके बारे में, क्योंकि ये क्या है, वेल है, शार्क नहीं है, वेल है। तो अब इस व्यक्ति से एक हो गई गलती। कभी कभी क्या होता है कि आपका लक ही आपका दुश्मन बन जाता है। इनका अभी मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक का वॉल्यूम कम रहता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी हो तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई कंपनी 20 करोड़ की होगी, तो मेरे पास 50 करोड़ है, तो मैं तो बहुत मैनिपुलेट कर सकता हूँ इसको, कुछ न्यूज़ वालों को खिला दिया, कुछ इधर खिला दिया, उसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे कंपनियों को खरीदना शुरू करते थे, उसके बाद उनके वैल्यू बढ़ जाती थी, फिर उसको और थोड़ा खरीदते थे, फिर वैल्यू बढ़ जाती थी, फिर लेवरेज मिलता था और खरीदते थे, फिर एक लेवल पे बेच देते थे। तो लेवरेज के चक्कर में इनका पैसा बढ़ रहा था। ऐसे ही इन्होंने एक वायोकॉम करके कंपनी थी, उसमें इन्होंने खरीदना शुरू किया। ठीक है, खरीदा, इतना ज्यादा खरीद लिया इनने कि वो कंपनी की जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे वो 20 गुना ऊपर पहुंच गई, और इतनी ज्यादा हो गई कि उनके ओनर्स को भी हजम नहीं होने लग गया। तो ओनर बोले यार भाई इतना कैसे हो गया, भाई हमने ऐसा क्या कर दिया। अब क्या हो गया कि ओनर लोग आए मीडिया के पास, मीडिया ने पूछा सर आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। बोले यार हमको भी नहीं पता, इसलिए ना हमने तो हमारे थोड़ा बहुत स्टेक बेच दिया है। अब मीडिया में हो गया पैनिक कि भैया जब ओनर ही बेच रहे हैं, जब उनको ही हजम नहीं हो रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। और आपको पता है मीडिया में एक बार पैनिक होता है तो क्या होता है, सबने बेचना शुरू कर दिया। तो खरीदार तो केवल एक ही बचा है। और इस चक्कर में इनने सारा पैसा जो लगाया था 2 दिन के अंदर $30 बिलियन साफ। बाप रे। और अचानक से खबर आने लग गई कि भैया आर्किगोस कैपिटल जो उनकी कंपनी थी के फाउंडर बिल हुआंग पूरी तरीके से कंगाल हो गए हैं,
फास्टेस्ट इतिहास का बैंक्रप्सी 2 दिन के अंदर यहाँ पर हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोगों को अक्सर लगता है शेयर बाजार में कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, आराम से हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन जाता भी है तो उतनी स्पीड से जाता भी उसी स्पीड पे। तो ये बिल हुएंग की कहानी थी जिसमें इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पैसे